हेलो एवरीवन। हमारे अतीत की श्रृंखला में मैं आज आपको अध्याय 8 पढ़ाने जा रहा हूँ। 7 तक के बारे में तो चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। इसी क्रम में समय न बर्बाद करते हुए देखिए कि अध्याय 8 में वो क्या कहना चाह रहे हैं। और इसको शुरू करने के पहले मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ, जो कि पहले भी कह रहा हूँ, कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए और साथ में मानचित्र मतलब कि मैप हमेशा रखिए कि जिस किसी भी लोकेशन के स्थान की बात हो रही वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि ये कहाँ पर है, कैसे है, तो क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। वो क्या है? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों का काम देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे के एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब मजेदार लग रहा था। यहाँ पर इनका उद्देश्य यह है कि जब खनिज संपदा के रूप में लोगों को लव ऐश की जानकारी हुई तो उसके उपयोग के बारे में बताना चाहते हैं कि इसके प्रभाव से, इसके उपयोग से कैसे गांव भी खुशहाल हुए और समृद्ध शहर की स्थापना होने लगी। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, करीब 2500 वर्ष पूर्व पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। इसको हम अध्याय 5 में इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई क्या है? पहला कदम क्या बता रहे? सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अभी आपने देखा होगा कि जुताई के लिए हम हल वगैरह का लोहे के फाल का प्रयोग शुरू कर दिए थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अन्य उपाय क्या है। अन्य कदम में वो कह रहे हैं कि अब ठीक है, आपने जुताई बढ़िया कर लिया, बुआई अच्छा कर लिया, इक्वी डिस्टेंस पे कर लिया, बराबर दूरी पे कर लिया, लेकिन उसके लिए सिंचाई की भी तो आवश्यकता है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगले कदम में उन्होंने क्या किया कि केवल नहरें, कुएं, तालाब तथा अन्य कृत्रिम जलाशय बनाए गए। मतलब है कि अब हमारी कृषि जो है भगवान इंद्र के भरोसे नहीं रह गई। हमें स्वयं ये करना, ये नहीं कि बरसात होगी तो पानी मिलेगा, नहीं तो खेत सूख जाएगा। तो उन्होंने कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए जो अन्य कदम उठाए वह थे नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। निश्चित रूप से समृद्ध गांव जब होगा तो समृद्ध शहर होगा, जब समृद्ध शहर होगा तो समृद्ध राज्य होगा। तो इस प्रकार से राज्य इन कदमों के तरफ आगे से बढ़ रहा था। अब ये देखिए कि लोहे के औजार कैसे बनने शुरू हो गए। अभी तो हल बना रहे थे, अब एक सड़सी बन गई, ठीक है, हसिया बन गई। लोहे के ऐसे अन्य 5 चीजों का सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम, खैर उससे आपका मतलब नहीं है।
कहता है इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आने आए परिवर्तन दिखाए गए हैं, खाली स्थानों को सही वाक्य से भरो। अब क्या है, वो कह रहे कि सिंचाई की जब व्यवस्था की गई है तो उसके लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए हैं, तो उन्होंने एक चार्ट बना दिया है। ठीक है, तो उस चार्ट में उन चीजों को भरना है। माना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, माना कि आपको चार्ट नहीं भरना है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है, सही वाक्य भरो। अब क्या कहता है, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। अब ऐसे क्या है, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, वे किसानों से कर लेते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ठीक, अब वही दिखा रहा है कि राजा लोग जो सिंचाई की योजना के लिए क्या क्या कार्य किए थे। अब जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ेगा, निश्चित रूप से जब राजस्व भी बढ़ेगा। अब ये आगे बढ़ रहा है कि गांवों में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला क्या कहते थे, अभी से पूछा जाएगा प्रश्न कि इनको क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो जो बड़े भूमि स्वामी हैं, बिग लैंड लॉर्ड है, जिनके पास ज्यादा बड़ी होल्डिंग है, उनको क्या कहा जाता था, वेलल्ला। उस चार्ट का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं आपके लिए, वो तो दिखा रहा है कि विकास के लिए, इसलिए मैंने उसको आगे बढ़ा दिया है। साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था, उड़वार। ये आप अपना चार्ट बना करके अपनी एक हर जगह पर नोट करिएगा कि साधारणों को क्या कहते, इनको क्या कहते थे। भूमिहीन मजदूर दास, भूमिहीन मजदूर दास कैडियार और अधिमई कहलाते थे। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि तमिल क्षेत्र में इनको क्या कहा जाता था। ये तमिल क्षेत्र का दक्षिण हिस्से की बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु देश के दक्षिण के हिस्से में है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था, प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। प्रधान व्यक्ति जिसको आज के दिन में मान लीजिए चुनाव से हम ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं, लेकिन उत्तरी भारत में पहले वो क्या कहलाता था, ग्राम भोजक। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ठीक है, यानी कि ये जो ग्राम भोजक का पद है, ये क्या पद, यह पद अनुवांशिक था। अभी बताते जैसे कि जब तक हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुई थी, अधिकांश गांव में जो लोग वास्तव में मुखिया होते थे, उन्हीं को लोग मान लेते थे कि वह प्रधान है, और उनके बेटे ही अक्सर प्रधान हुआ करते थे। माना कि लीगली वो नहीं रहते थे, लेकिन ये मान लिया जाता था कि ये गांव के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इनके नियंत्रण में गांव के सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, तो वो लोग मुख्य रूप से होते थे। तो यह यानी कि यह पद अनुवांशिक था, मतलब ग्राम भोजक का दूसरा बेटा भी ग्राम भोजक ही उसी परिवार से होते थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर नॉट नेसेसरी, देखिए क्या क्या, हमेशा नहीं, आमतौर पर ग्राम का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमेशा होते थे, नहीं, आमतौर पर। ये नहीं है कि जो सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड उसी को बना दिया। हो सकता है कि बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हो, लेकिन उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं हो और गांव में लोकप्रिय नहीं हो, तो जरूरी नहीं कि उसी को बनाया जाए। ठीक है भाई, हम इसको हटा देंगे। क्या है, इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूल करने का काम इन्हें सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। यह माना जाता था कि ये प्रभावशाली हैं तो कर भी वसूली कर सकते हैं। तो राजा अपने कार्य का विस्तार क्या करता था, अपने कार्य का विकेंद्रीकरण कर दिया था राजा ने।
सामान्य तौर पे कि भाई ये प्रभावशाली है, सब इनको बातों को मानेंगे। तो अगर गांव में भी कोई विवाद हुआ तो उस विवाद को सुलझाने के लिए भी ये ग्राम भोजक काम करते थे। और साथ साथ कभी कभी अगर मान लीजिए किसी को किसी अपराध के लिए किसी को दंड देना पड़ा तो व्यवहारिक रूप में ये दंड की भी प्रक्रिया अपनाते थे। तो एक तरह से ग्राम भोजक उस समय क्या था, प्रधान भी था, न्यायाधीश भी था और पुलिस का भी कार्य किया करता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। अन्य स्वतंत्र कृषक कौन थे जो छोटे थे? क्या अब जिन्हें गृहपति कहते थे, ये भी प्रश्न है कि जो स्वतंत्र कृषक होते थे उनको क्या कहा जाता था? गृहपति। ये पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एक दिखा रहा हूं, इनको आप अपने हिसाब से नोट करते रहिएगा। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिसका कि हम उल्लेख पहले भी कर चुके थे। कर्मकार कौन थे? लैंडलेस लेबर, मतलब भूमिहीन कृषक मजदूर, जिन्हें दूसरों को भूमि पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। जब इनके पास जमीन नहीं तो निश्चित रूप से दूसरे जमीन पर कार्य करते थे, उससे ही इनका जीविका चलता था। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। निश्चित रूप से गांव में इनकी आवश्यकता होती थी, तो इसलिए लोग रहते थे वहां पर। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तमिल की, इसके बारे में मैं आपको बाद में एक विस्तृत बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा अगर हम बातों को बताएंगे तो ये टॉपिक लेंदी हो जाएगा। खैर चलिए यहाँ पर आते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। किसको कहते हैं? संगम साहित्य। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई, जिन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै मानचित्र 7 पृष्ठ 105 के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले कि जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे तमिल साहित्य में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहला चीज क्या है कि मदुरै का स्थान है, वो बाद में हम मानचित्र पर भी नहीं जा रहे हैं, जहां पर कि उस समय के कवि लोगों का सम्मेलन होता था और इनके कवि सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था इस साहित्य का। तो जब साहित्य का संकलन किया जाता था तो वह एक तरह से इनका संगम स्थल हो गया। संगम क्या होता है? मेल मिलाप। जैसे हम कहते हैं ना गंगा यमुना सरस्वती का संगम, मतलब सबका मिलना, सब लोग एक स्थान पर मिलते थे। और वो व्हाट वाज दैट प्लेस? दैट प्लेस वाज मदुरै। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहते हैं कि गांव में रहने वालों को, जैसे ग्राम भोजक हुआ, ये हुआ, तमाम चीजों को हमने उल्लेख किया, आपसे पूछा जा सकता है कि इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो वही उसी चीज को बता रहा है कि वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक की कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि यह निर्धन किस तरह के धीरे धीरे धनी बन जाता है। अब जातक क्या है? बुद्ध टेक्स्ट है, बौद्धिस्ट टेक्स्ट है, और इसमें तरह तरह की कहानियों से लोगों ने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया है। या महात्मा बुद्ध के बारे में भी इन्होंने इसमें कहा है कि महात्मा बुद्ध क्या थे, कैसे थे, पूर्वजन्म, मतलब कि क्या है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें कि उन्होंने क्या कहा है, बताया है कि किस तरह से धीरे धीरे धनी व्यक्ति बन जाता है। ये एक कहानी का है। अब ये कहानियां क्या है, यहाँ पूरा कहने का तात्पर्य एकमात्र ये है कि आप जातक के बारे में जानिए कि जातक क्या है। जातक की कथा दी गई है ना। और इसी कहानी अगर ये निर्धन की कहानी आएगी तो पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे कहानी किस टेक्स्ट से लिया गया है, तो वह जातक है। और जातक बहुत तरह की कहानियां हैं उसमें, उन कहानियों का कोई मतलब कि ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन वो कहानियां बनाई गई हैं।
अब देखिए, एक निर्धन की चतुराई, ये कहाँ से लिया गया? जातक से लिया गया। जातक क्या है? बौद्ध धर्म का टेक्स्ट है। अब कहानी को हम तेजी से पढ़ेंगे कि कैसे वो अमीर बन गया, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक मरा चूहा इसके पास है। अब देखिए वो कैसे बुद्धिमानी करके इस मरे चूहे से कितना बड़ा अमीर बन जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे उड़ा कर फेंक दो। लेकिन उसने कैसे प्रयोग किया इसका? उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को की बिल्ली के लिए भेज दिया। उसने कहा भैया कि ले लो बिल्ली, हमें एक सिक्का दे, तो बिल्ली जो है तुम्हारे भोजनालय के नुकसान पहुंचाती है, बिल्ली इसको खाएगी तो तुम्हारे खाद्यान्न सुरक्षित रहेंगे। उसने एक सिक्का दे दिया उसको, जो भी अच्छी बात है, मरा चूहा दे के भेज दिया उसने। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनियों तथा पत्तों से भर गया। इनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा, अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। भाई माली को क्या चाहिए? कहते हैं कि अंधे को क्या चाहिए? आँख चाहिए। उसने कहा भाई कि ठीक है, अगर हमें केवल लकड़ियां और पत्ता दे दोगे तो हम सफाई कर देंगे। तो उसके लिए समस्या का समाधान हो गया कि लकड़ियां पत्ते साफ हो जाएगा, हमें उसी कोई आवश्यकता भी नहीं है, माली का काम हल्का हो जाएगा। युवक ने उसके पास खेल रहे बच्चों को इकट्ठा कर लिया और प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में एक एक तिनका उठाकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब देखिए, अब उसने बच्चों को क्या कहा? मिठाई के लिए कहा कि मिठाई मिलेगी। इसके बहाने उसने किनारे कर दिया लकड़ी। बच्चों को आदि लालच दिए कि बच्चों ये करो तो हम तुमको देंगे, तो बच्चे काम कर रहे थे बड़े उत्साह से। अब देखिए क्या है, कुम्हार को क्या थे, उसको लकड़ी की जरूरत थी, ईंधन की तलाश की जरूरत थी। उसने उसको खरीद लिया और पैसा बढ़ गया। देखिए मरे चूहे से बढ़ता जा रहा। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वो नगर के द्वार पे गया और उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। अब देखिए क्या है, अब इसने एक बड़े बर्तन में पानी लेकर वहां गया, ठीक है। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। फिर उसने दिमाग लगाया, देखिए क्या है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक कि मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के लिए 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक को घास 1000 सिक्के में बेच दिया। अब देखिए यहाँ पर वो दिखा रहा है उसकी बुद्धिमानी कि उसने एक मरे चूहे का प्रयोग करके किस तरीके से वो अमीर बन गया है। एक के बाद वो कैसे कैसे दिमाग लगा रहा है। तो इसको सिर्फ कहानी के रूप में लीजिए। बस ये पूछा जा सकता है ये कहानी किस ढंग से लिया गया था, जातक से लिया गया, और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों, प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अभी कहता क्या है कि अन्य स्रोत में क्या है, मूर्तिकार की बात कर रहा है। अब उसको कैसे वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है आप देखिए। अब देखिए मूर्तिकार करता क्या है। मूर्तिकार जब किसी चीज को बनाता है तो उसके पीछे एक उसकी सोच होती है, एक दर्शन होता है, एक विचार होता है। उसी विचार को रख करके वो उसकी स्थापना करता है।
बनाता है चित्रकार। तो जब मूर्ति बनाता है तो उसमें कुछ चीज़ों को ऐसे भाव को करता है जो कि उस तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाता है कि उस समय क्या हुआ था। जैसे मान लीजिए कोई दिखा दिया कि सब के राजा के चारों तरफ दरबार में चारों तरफ आखेट की सीन है, तो आप ये समझ जाएंगे कि उस समय शिकार का बहुतायत से बहुत प्रयोग होता था। या कहीं उसे दिखा दिया कि माँ दुर्गा के चित्र हर जगह बने हैं, तो उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय माँ दुर्गा की बहुत ज़्यादा पूजा हुआ करती थी। कहीं पर उसे दिखा दिया हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की पूजा हो सकती है। मतलब कहने का मतलब कि इस तरीके से जो मूर्तिकार जिस तरह की मूर्तियाँ बनाता था, उससे उस तत्कालीन सभ्यता के मतलब उनकी जो संस्कृति थी उसकी एक जानकारी हमको मिल जाती है। अब वो सबसे पहले हम इसको देखें। कहता है कि सांची की मूर्तिकला, अब मूर्तिकला की बात कर रहा है ना, कह रहा है यह मध्य प्रदेश के स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। देखिए पूछ सकता है कि यह क्या ग्रामीण व्यवस्था को दर्शाता, नहीं शहर कैसे दिखाता है। कहता है कि तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे, ठीक आगे पे देखा जाएगा। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी की या पत्थर से, क्या इनकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। अब देखिए बनी तो ईंट की है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। ये देखिए उनका स्तूप बनाया गया और इस पर जो भी शैली बनाई गई है इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे, इसलिए इस पर समय नहीं बर्बाद करेंगे हम। सिर्फ आप ये समझ लें कि सांची के स्तूप मैंने पढ़ा है। अब आइए एक इम्पॉर्टेंट चीज, अब देखिए दिल्ली में मिला वलय कूप। वलय कूप, अब आप देखिए वलय ऐसे ऐसे करके कुएं बने हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, वलय ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक। ये कुआं है वो ऐसे सामने है। अब ये कहते हैं कि हड़प्पा की जल व्यवस्था से ये कैसे भिन्न है। हड़प्पा में तो लोग क्या करते थे कि सीधे घरों के अंदर से नालियां बनाते थे और एक सिस्टमेटिक ढंग से सड़क के सहारे वो नदी नालों में मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए एक तो ग्रामीण व्यवस्था को दर्शा रहा है, एक तरह से है कि इसी कूप के अंदर सब चीजें चली जाती थी और वो नीचे जाकर हो सकता है कोई सीवर लाइन उन्होंने बनाया रहा हो या नहीं बना रहा हो, तो एक तरह से सोखता का काम करता था, एक तरह से सोकपिट का काम करता था। जो घर का जो भी अवशेष होता था, अवशेष निकल जाता था। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे, मतलब परकोटों से इनको घेरा गया था। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप अब देखिए कैसे किससे प्रयोग होते थे, गुसल खाना, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे, मतलब घर का जो अपशिष्ट पदार्थ था वो अपने घर के अंदर भी उसको रखते थे कि वहीं पर उनका निस्तारण हो जाया करता था। इनके पास वो सब मतलब व्यवस्था नहीं थी कि उसको बाहर निकाले। हर घर में होने का मतलब ये था, और नीचे कोई व्यवस्था मिली नहीं है जहाँ तक अब तक खुदाई हुई है, तो इससे माना जा रहा है कि वो लोग उसी कुएं के अंदर इन सब चीज़ों को डालते थे और वो जमीन में जाकर सड़ के खत्म हो जाता था। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वलय कूप कहाँ मिला है, तो अब देखिए दिल्ली में मिला है वलय कूप, ठीक है। महलों बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर में से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। भविष्य में पुरातत्व इनकी खोज कर सकते हैं। भाई निश्चित रूप से जब पक्की ईंटों पत्थर की चीजें नहीं बनी हैं तो कच्ची ईंटें लकड़ी के बने, लकड़ी सड़ गए, और जो मिट्टी क्या कहते हैं कि मिट्टी के घर बने वो बरसात में इधर उधर तमाम चीज़ों से खत्म हो गए। हो सकता है कहते हैं कि बाद में पुरातत्ववेत्ताओं को कुछ चीज़ें मिली तो उसके बाद में देखा जाएगा क्या मिला है। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसने इसका वर्णन किया है। अब देखिए क्या मैं कह रहा हूं, अज्ञात यूनानी नाविक, इसने क्या वर्णन किया है उसको जानना है। इसका नाम नहीं पता, इसने जो टेक्स्ट लिखा है ये नहीं मालूम है कि इसने अपना नाम नहीं मेंशन किया है या नाम नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इसने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है जो कि सीशोर की या तटीय क्षेत्रों के बारे में ये बता रहा है हमें।
पहले इसको देख लेते हैं। वह अज्ञात जो था पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। भरूच के बारे में उसने उल्लेख किया है। किसने किया है? अज्ञात यूनानी लेखक ने। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि उसने किसका वर्णन किया है। अब भरूच ये आ गया। अब हम आगे फिर बैक होते हैं थोड़ा। अब देखिए भरूच का यूनानी नाम क्या है? बेरीगाजा। उसी को हम बैक पे किए हैं। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और वो उसका वर्णन कर रहा है कि बहुत सकरा है, इसे नाव चलाना पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता था। ठीक है, राजा के द्वारा प्रयुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जल जहाज ला सकते थे। मतलब एक्सपर्ट मछुआरों की जरूरत थी। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। देखिए, अब इसी का वर्णन जो है वो अज्ञात यूनानी कर रहा है। उसने क्या किया है, उसको अपने टेक्स्ट में जो बेरीगाजा नाम दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। सबका तो आपने याद किया, लेकिन एक बहुत और भी चीज देखिएगा, इत्र की भी बातें कर रहा है वो। इत्र के जैसे आज के ज़माने में होता है ना, हम कहते हैं कि यहाँ का जौनपुर का प्रसिद्ध कन्नौज का, लेकिन वह कह रहा है इत्र का भी यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन के अलावा देखिए और बड़ी अच्छी बात क्या है, गायक, किशोर, सिंगर है ना, बहुत अच्छे सिंगर जो थे, सुंदर औरतें, ब्यूटीफुल वुमेन, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। मतलब कि उनकी विलासता की सभी चीजों का जो है वो लोग शासक को दिया करते थे, जिससे कि उनके व्यापार में किसी तरह की बाधा नहीं आने पाए। अब आइए हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। पहले तो यहां पर देखिए कहा गया क्या है कि पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा किस तरह से सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। इनमें से सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। सबसे पुराना सिक्का कौन सा है? ओल्डेस्ट कॉइन इज आहत, पंचमार्क सिक्के इनको कहा जाता है। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। मतलब बनते किससे थे? चांदी, सिल्वर और कॉपर। अब देखिए उसमें आपसे पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, सोना, टिन, जस्ता, नो नॉट एट ऑल। आपको दिमाग में केवल 2 धातुएं रखनी, चांदी और तांबे पे ही बनते थे ये। ठीक, अब देखिए इन सिक्कों को बताया गया है, वो बता रहे हैं। अब आहत सिक्का पर देखिए एक निशान है, इन्होंने ठप्पा मारा इसके ऊपर, पहले इसको उन्होंने चपटा किया, उसके बाद ठप्पा मारा तो एक निशान बन गया। ये निशान जो था ये वास्तव में उस राजा के पहचान था कि ये किस राज्य का सिक्का है। अब आहत सिक्के बनते कैसे थे, अब उनके बारे में बता रहा है। फिर से देखिए, कहता है आहत सिक्के मतलब पंच सिक्के सामान्यतया आयताकार, देखिए क्या है, रेक्टेंगल, और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये तीनों साइज आप याद रखिएगा। वो त्रिभुजाकार भी कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, लेकिन तीन ही है, आयताकार, रेक्टेंगुलर, वर्गाकार और गोल, मतलब स्क्वायर एंड डाउन शेप। तो 3 शेप में मिले हैं। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु की चपटी गोलकाओं से बनाए जाते थे। धातु की चादर काट दिया, इन पर पंच मार दिया। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए।
ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। उस समय ऐसा नहीं कि लिख दिया गया कि फलां सन में बनाया गया है, ये यहाँ का सिक्का वहाँ। इनके सिक्कों पर जिस चीज़ का उत्कीर्ण होता था वही उनकी पहचान होती थी। अब वो कह रहे हैं विनिमय के अन्य साधन। अब सामान आते थे तो कुछ जगहों पे तो मान लीजिए ठीक है, सिक्कों से का भी विनिमय होता था, ठीक है, क्योंकि वो चांदी और तांबे के थे। अब दूसरे के बारे में एक कहानी बता रहा है, इसको छोटे में देखिएगा, लेकिन ये देखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर, इट इज मेंशन्ड इन संगम टेक्स्ट, संगम लिटरेचर में इसका उल्लेख किया गया है। मैं बार बार जिन पॉइंट को फोकस डालता हूँ, एम्फेसिस करता हूँ, दबाव डालता हूँ, उसको आप हमेशा है। संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। सफेद धान मतलब नमक, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे न छूट जाएं शहरों में नमक के सौदागरों के। ये यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। मतलब विनिमय के लिए क्या है कि वो नमक का भी विनिमय करते थे, एक्सचेंज बार्टर सिस्टम था कि ठीक भैया मैं आपको इतना नमक दूंगा तो इसके बदले में आप ये इतना सामान हमको देंगे। और ये धान, सफ़ेद धान का तात्पर्य यहाँ पे उनके नमक से ही है। अब वो आता है नगर के बारे में बात कर रहा है। नगर के बारे में क्या कह रहे हैं? नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, ठीक है, को देखो, यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। मथुरा, ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट रहा? क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य स्रोतों पर स्थित था, दो रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। मतलब उत्तर पश्चिम वो ऐसे जाने के लिए एक रास्ता बना था सेंटर के लिए, जहां पर उनका व्यापार उत्तर पश्चिम से होता था, और दूसरा फिर वो साउथ से नीचे को आते थे। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, सेंट्रलाइज प्लेस था, सेंटर प्लेस था। शहर के चारों किलेबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यहाँ पर यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन मूर्तियां बनती थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। पहली राजधानी इनकी कुषाणों की वैसे पुरुषपुर थी, जिसको पेशावर आज पाकिस्तान में कहते हैं, एंड सेकंड कैपिटल वाज मथुरा। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था क्या, आज भी है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब देखिए मथुरा की इंपॉर्टेंस को बार बार दिखा रहा है, ठीक है। मथुरा के बारे में और भी हमको जानकारी दे रहा है। कह रहा है मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। देखिए मूर्तियों पर भी अभिलेख मिले हैं, यहाँ पर है इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रस्तर खंड पे मिलता था अशोक की लिखाओं में, लेकिन यहाँ पर मूर्तियों पर भी अभिलेख मिले हैं। आमतौर पे ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। मूर्तियों पर कितना लिखा जा सकता है? निश्चित से बहुत कम लिखा जा सकता है। ये जिस पॉइंट को मैं बहुत एम्फेसिस कर रहा हूँ बहुत जाने, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। अब वो कहते क्या हैं कि किसका उल्लेख करते हैं? मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं, ठीक है। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों
के उल्लेख है। जो दान दिया करते थे वो यही ग्रुप था और इनके बारे में इसका उसने उल्लेख किया है। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरा स्थलों मतलब पुराने स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उत्तरी? क्योंकि ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले, नॉर्थ में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, देखिए इस काल में उत्तर में वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरै, संगम स्थल की बात कर रहा है, इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रधान ही था, उस समय भी स्त्री पुरुष काम करते थे, ऐसा कि आजकल स्त्रियां भी आदमियों के साथ काम करती हैं। ठीक है। फिर कहते क्या है कि अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये श्रेणी कौन थे? अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ मतलब एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिए। उस ग्रुप का क्या नाम उस समय कहा गया था? श्रेणी। श्रेणी क्या होते थे? इनके संघ को श्रेणी कहा जाता था। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। श्रेणी क्या करती थी? इनका काम होता था काम का प्रशिक्षण, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। निश्चित रूप से जब ये काम किया जाएगा तभी तो कोई काम कर पाएगा। तो इनकी व्यवस्था कौन करता था? श्रेणी करते थे। अब देखिए दो तरह की श्रेणियां हैं। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी, संघ बना है तो एक श्रेणी ये काम कर रही, शिल्पकारों की श्रेणी का काम ये हो रहा है। जबकि व्यापारी लोग जो है जब रॉ मटेरियल से सामान बन गया तो उसका व्यापार का काम करते थे। फिर तीसरा काम श्रेणियां क्या करती थी, इसको भी देखिए फिर से। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, जिससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। जैसे आज हम शेयर मार्केट में जाते हैं, कुछ शेयर खरीद लेते हैं, सेम प्रक्रिया है। लोग पैसे दे दिया करते थे, भैया लगाइए बिजनेस में, अगर जो फायदा हुआ हमें दे दीजिएगा, तो कुछ पैसा उनको दे दिया जाता था। कुछ जो है उसमें से लाभ का कहाँ दिया जाता था? मठ अथवा धार्मिक स्थानों को माना जाता भाई कि ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ है, इसलिए हमें धार्मिक संस्थानों को भी देना चाहिए। अब देखिए हमने कहा उत्तरी काले चमकीले पात्र, ये क्या है? NBPW है ना। क्या हुआ? नॉर्दर्न, फुल फॉर्म देखिए, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, ब्लैक मतलब काला, पॉलिश मतलब पॉलिश किया हुआ, वेयर मतलब पात्र। तो नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, उत्तरी काले चमके पात्र। ये क्यों कहा गया उत्तरी, इसके बारे में डिटेल, ये कैसे बनता था आप देखिए। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले, चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। ऐसा कहते प्रतीत होता था जैसे कि इनको चाक से बनाया गया हो। काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों का बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसा चमक प्रदान करता था। मतलब कि बर्तन बनाए, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि तापमान पे रख कर के इन्होंने उसको गर्म करके उसको पकाया। पकाने के बाद उसका आउटर पोर्शन मतलब कि जो बाहरी पोर्शन था, बाहरी दीवार थी, वो काली हो जाती थी। काली होने के बाद अब इसके ऊपर वो काली पॉलिश करते थे, जिससे कि बर्तन सुडौल मतलब मजबूत और चमकीला हो जाया करता था।
सूत काटने और बुनने के नियम। हम इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस मेन यही है कि ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र का नियम क्या है कि जो आपने पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता या इसको लिखने वाले कौन थे, कौटिल्य या चाणक्य, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसीलिए पूछा जाता है कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया, या सूत काटने और बुनने के नियम का उल्लेख कहाँ है, तो वह अर्थशास्त्र में है और अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल में मैं बता चुका हूँ आपसे। अध्याय शास्त्र में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार का एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई तथा बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, देखिए विधवाओं का भी उपयोग करते हैं, विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुरियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। मतलब देखिए क्या है कि समाज के सभी वर्ग को अवसर दिया जा रहा है। जो जो वर्ग उपलब्ध है, कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है, उनकी क्षमता के अनुसार उनको कार्य दे दिया जाता था। इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार करके माल उन्हें भिजवा सकती थी। कहते भाई, जिनके पति कहते थे भाई कि भाई घर से बाहर काम नहीं करना है, तो ठीक है, उनकी दासियां नौकरानी थी कि भी कोई सामान ले आओ, वो घर ही में बना करके फिर उनसे जो है रॉ मटेरियल को भेज देती थी कारखानों में और उनका पैसा मिल जाता, घर बैठे रोजगार का काम चलता था। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के मतलब भोर में, सुबह। देखिए ये नहीं कि दिन भर वो ले जाएंगी, ले जाना है तो सुबह ले जाओ औरतों के लिए, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है और अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। देखिए एक तरह से सजा उस काल में भी दिखाया गया है कि अगर आपने सही काम नहीं किया है तो आपका अंगूठा भी काटा जा सकता था औरतों का, ठीक है। और औरतों को सुबह क्यों भेजा जाता था प्रातःकाल? क्योंकि उस समय उजाला होता था और उस समय ये माना जाता था कि उजाले में कोई अपराध से भी बचाव होता था औरतों के प्रति, साथ ही साथ मटेरियल की भी पहचान अच्छी हो जाती थी। लेकिन ये माना जाता था कि यदि निरीक्षक जिसको कि चेक करना है उस औरत का सामान, अगर उसने किसी भी गलत नीयत का प्रयोग करने की कोशिश किया तो उसको भरपूर सजा देने का भी प्राविधान था। अब आता है सूक्ष्म निरीक्षण, आर्कामेडो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में, मैं मानचित्र को बार बार बैक नहीं करूंगा, इससे पढ़ाई नुकसान होता, वहां जब आएगा पॉइंट दिखा देता हूं मैं। आर्कामेडो, अभी आर्कामेडो वर्तमान में कहा है, पुदुचेरी में, ढूंढो। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले आर्कामेडो एक पत्तन था। क्या था आर्कामेडो? पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे, बंदरगाह था। देखिए कैसे मालूम हुआ, यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है। कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि आर्कामेडो में पत्थरों से बने ढांचे मिले हैं? नहीं, ईंटों से बने ढांचे मिले हैं। कहते जो संभवतः गोदाम रहा होगा, ठीक है, रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिलते हैं जिनमें शराब, एम्फोरा कैसे पात्र मिले हैं? एम्फोरा, जो कि भूमध्य सागर में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जिनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। शराब के बोतल होता है, वो दोनों साइड में उसकी हैंडल होती है, आप देखेंगे तो मालूम है। शराब वाले आज भी शराब के कुछ बॉटल्स होते हैं, अगर आप देखेंगे तो इधर भी हैंडल होती है, इधर भी हैंडल होती है। उनका प्रयोग क्या था? शराब के लिए भी है या सामान तेल रखने के लिए भी क्या था? इस तरह के पात्र यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। बहुत फिर कहते हैं यहाँ पर एयरटाइन जैसे मुहर लगे, एयरटाइन जैसे मुहर लगे मतलब क्या है? सेल है, लाल चमकदार बर्तन में मिले हैं। ये भी देखिएगा कि कैसा मिला है वो, एयरटाइन।
फिर मुहर लगा से लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। एरेटाइन इनको क्यों कहा गया? इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जानता है। इनका नाम कहाँ से आया है? इटली का शहर एरेटाइन, ठीक है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था? मुहर लगे सांचे पर गीली मिट्टी चिकनी मिट्टी को दबा करके बनाया जाता था। अब देखिए, वो जिन बातों को करता है, चूंकि रोम का उसने उल्लेख किया है ना, इटली का, तब वो उनके बारे में भी थोड़ा बताना चाहता है। ये माना कि इंडियन हिस्ट्री का पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन मैं बार बार भी कहता हूँ, जब अन्यत की बात आता है, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट एल्सवेयर, है ना, समवेयर एल्स, है ना, तो ये समझिए कि वो जनरल स्टडीज का तो एक क्वेश्चन बनता ही है, वहां से है। अभी देखिए क्या बना हुआ है, एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट क्या है? देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे दीवारें बनी हैं, इसके अंदर नहरें जाती, पानी का निकास बना हुआ है इसके अंदर, कि पानी को जैसे चाहे छोड़े, जैसे चाहे बंद कर दें, ठीक है। मानचित्र 6 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में एक है। इनका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। कंटेम्प्रेरी, समकालीन है, कह रहा है जब गंगा के पास हमारे यहाँ शहर का विकास हो रहा था, उसी समय जो है यूरोप में कहाँ पर है, रोम का भी विकास हो रहा था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप कहाँ तक फैला? देखिए, यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक अगस्टक ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। कौन है इंपॉर्टेंट शासक, रूलर? अगस्टस। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। इसका तात्पर्य क्या है कि वो उसकी प्रॉस्पेरिटी को बता रहा है कि ये शहर पहले कैसा था। जैसे मैं कहूँ पहले कि इस घर के अंदर क्या था, ये मिट्टी का घर था और हमने तमाम टाइल्स लगा करके संगमरमर का दीवार बना दिया, मतलब वो उसकी संपन्नता का वर्णन करना चाह रहा है। आगस्टक और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। आगस्टक ने बड़े बड़े रंगमंडल का एम्फी थिएटर बनवाए। उनमें चारों तरफ से दर्शकों को बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगह होती थी, जहां लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। ये देखिए, अब स्त्री पुरुष के लिए स्नानागार बनाए, लेकिन कहा उसने टाइम फिक्स था वहां पर। ये नहीं है कि जो उसने कहा कि मतलब एक ही तरह का रहा होगा, इसका मतलब है कि टाइम रहा कि स्त्रियां इस समय स्नान करेंगे, पुरुष इस समय स्नान करेंगे। इसका मतलब उसने अलग अलग नहीं बनाया था, बस टाइम अलग अलग किया गया था। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, ये देखिए एडवोकेट है, के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। देखिए, इन्हीं के शहरों के किनारे के अंदर से है, इनके लिए यहाँ पे पानी लाया जाता था, इन्हीं के बीच से। अब वो कहता है क्या एम्फी थिएटर भी था, मतलब एक तरह से इनका क्लब था, जैसे कि वहाँ पर लोग जाते थे, आनंद उठाते थे, सब कुछ था, सब व्यवस्थाएं रहती थी, आराम से लोग वहाँ बैठते उठते थे, एक दूसरे से मिलते थे। इस प्रकार से साम्राज्य के अंदर एक क्या कहते हैं, संपन्नता के अलावा भाईचारा का भी एक वातावरण बनता था। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, संगम साहित्य के बारे में दिया, आर्कमेडो के बारे में दिया गया है। ये क्वेश्चन मतलब बच्चों के लिए है, इसको आप भी कर सकते हैं। फिर वलय कूप का उपयोग कैसे दिखाया गया, इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फिर देखिए, इसमें आहत सिक्के कैसे बनते हैं, इनके बारे में कहा है। ठीक, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में आप स्वयं पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। इसको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो आपने देखा कि इस अध्याय में भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। अगले अध्याय में हमारे अतीत के बारे में और कुछ भी जानकारियाँ होंगी, और आशा करता हूँ कि लगातार आप इस मेरे संपर्क में बने रहेंगे और इन चीज़ों का लगातार अध्ययन करते रहेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस में, एक क्रम में। तो निश्चित रूप से आपको कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ आएंगे। टिल देन, बाय बाय। ए बाबू, देखो लो स्टोर से नहीं बना क्या, वीडियो ही बंद नहीं हो रहा है। वो उसका ऑप्शन होगा ना, देखिए क्या ऑप्शन है। क्लीन अप, माइग्रेट इट, गॉट इट, कुछ का क्या रहा है। कैंसिल वाला ऑप्शन होगा ना कोई, हाँ, कैंसिल या फिर बैक करने का ऑप्शन, उस पर दबा दिया। देखिए है कि नहीं। कुछ हो ही नहीं रहा, देखो।